हेलो फ्रेंड्स, रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास या ये भी कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है संविधान बनने की, वो पूरी प्रक्रिया को देखेंगे कि ब्रिटिश शासन से लेकर के भारत के संविधान निर्माण तक क्या क्या गतिविधियां उसके बीच में हुई हैं, उन सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के संवैधानिक विकास को या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं। संवैधानिक विकास भारत का संवैधानिक विकास या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अगर इसे हमें देखना हो तो इसको हम 3-4 चरणों में बांट कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। जैसे कि पहला है कि आप देखेंगे कि अंग्रेजों का भारत आगमन। पहली बात तो ब्रिटिश भारत पे आए, उसको देखना है। यानी इसको हम कह सकते हैं 1600 से लेकर 1765 तक के जो कार्य हैं, ये अंग्रेजों का भारत पे आना है कि अंग्रेज इस समय आकर के अपना व्यापार को अपने इस्टेब्लिश कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे चरण को हम कह सकते हैं कि ये पहला हो गया, और दूसरे को हम कह सकते हैं कंपनी का शासन या ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। और यह आपका जो होगा 1773 से ये आपका हो जाएगा 1858 तक, यह दौर रहा है। इसके बाद फिर कह सकते हैं कि तीसरे को हम लोग कह सकते हैं कंपनी शासन का अंत। कंपनी शासन का अंत, ये जो कंपनी शासन का अंत है वह 1858 से लेकर के 1919 तक इसको रखा जा सकता है। फिर कह सकते हैं स्वशासन का आरंभ, जहां से अपने शासन की शुरुआत होती है वह 1919 से लेकर ये आपका जो है 47। फिर भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, और यह कब हुआ है? 1946 से 1950 के बीच में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो भारत का संवैधानिक विकास है उसे इन सभी चरणों में बांट करके अलग अलग तरीके से हम लोग इसको देखेंगे कि किस प्रकार से भारत का एक एक करके विकास हुआ है, संवैधानिक विकास हुआ है। यानी जहां से शासन करने का जो आरंभ होता है, देखेंगे कि ब्रिटिश शासन में क्या क्या चीजें थी, उसमें क्या क्या चीजें आई हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके हम लोग देखेंगे।
तो आज हम लोग बात करेंगे पहले वाले पर। और पहला क्या है कि ब्रिटिश का भारत आगमन। फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से 1600 ईस्वी में आए हैं। 1600 ईस्वी में वहां की जो महारानी है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने एक चार्टर पारित किया और उस चार्टर के तहत ब्रिटिश लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए और व्यापार में उनको काफी जो है अधिकार प्राप्त थे। व्यापार करने के लिए उनको विस्तृत यहाँ पे अधिकार मिले हुए थे। आए, यहाँ के सम्राटों से इजाजत लिए और इजाजत लेने के बाद यहाँ पे अपने व्यापार की शुरुआत किए। व्यापारिक कंपनी जो आई है वो व्यापारिक कंपनी के रूप में आई है ना, न कि यहाँ पे अभी तक इनका उद्देश्य क्या है, साम्राज्य स्थापित करना नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पे व्यापार करना। जो ब्रिटिश कंपनी भारत में आई है जिसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत में 1600 ईस्वी में आती है और उसका एकमात्र उद्देश्य उस समय तक रहा है भारत में व्यापार करना। और इस समय तक जो कंपनी है वो अपने रिस्क पे व्यापार कर रही है। अभी तक उसमें किसी भी शासन का, वहां की महारानी का कोई, बस वहां से चार्टर प्राप्त है कि हाँ जाइए आप भारत में व्यापार कर लीजिए, है ना। तो ये कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं कि सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करने आई। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे व्यापार कर रही है, उसके बाद एक घटना घटित होती है 1765 में। 1765 में ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो आजकल ओडिशा है, उड़ीसा में दीवानी। अब ये दीवानी क्या है? दीवानी मतलब राजस्व वसूल करने का अधिकार, राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया और यहीं से अभी पूरी तरह से कंपनी के शासन के रूप में वो कंपनी अब यहाँ पे आकर के भारतीयों पर धीरे धीरे शासन करना प्रारंभ कर देगी, है ना। ये समझ में आया? अच्छा, ये 1765 ही क्यों? 1765 इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि 1757 में आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध में जो यहाँ के जो नवाब थे, है ना, उनकी पराजय हुई थी। और फिर एक युद्ध और बक्सर में लड़ा गया 1764 में, और 1764 में लड़ा गया तो उस 1764 के युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब यहाँ पे शासन जो है भारतीय किसी भी राजाओं का रहने वाला नहीं है। अब यह शासन जो है ब्रिटिश वालों के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि वहां पे जो गतिविधियां घटित हुई थी, क्योंकि भारत की 3 सेनाएं, अवध के नवाब, दिल्ली के सुल्तान
और बंगाल के नवाब, ये तीनों की संयुक्त सेना जो है हेक्टर मुनरो द्वारा जो है हरा दी गई थी। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया ब्रिटिश द्वारा और उन्होंने तीनों की सेनाओं को हरा दिया। तो यहाँ हारने के बाद फिर यह 1765 में यह संधि होती है, जिसको हम नाम से जानते हैं इलाहाबाद की संधि। उस संधि में यह कहा गया कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे जो दीवानी अधिकार है वो ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद अब यह शुरुआत होने के बाद क्या होता है कि जैसे कंपनी का जो शासन है, कंपनी आई है ब्रिटिश में, तो अब धीरे धीरे उस पर कंट्रोल स्थापित करना चाहेगी वहां की सरकार। तो 1726 में एक चार्टर आता है, 1726 ईस्वी का चार्टर। ये 1726 ईस्वी के चार्टर में होता क्या है, देखिए 1726 ईस्वी के चार्टर में, इससे पहले 1726 ईस्वी के चार्टर से पहले जो विधायी शक्ति थी, विधायी शक्ति वह कहां में थी, जो लंदन स्थित थे। ठीक है, लंदन में जो स्थित है, लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थी, डायरेक्टर के पास थी। अब इस 1726 के चार्टर एक्ट के माध्यम से यह जो अधिकार थे वह यहां पे बंगाल स्थित जो जनरल परिषद है, जनरल परिषद बनाई गई और जनरल परिषद, बंगाल स्थित जनरल परिषद को विधायी शक्ति दे दी गई, विधायी शक्ति दे दी गई। अब ये जो जनरल परिषद है ना, ये जनरल परिषद नियम, इसके लिए कंपनी के लिए नियम, अधिनियम और अध्यादेश जारी कर सकता था, जारी कर सकता था या करने का अधिकार दे दिया गया है ना। यहां से अब धीरे धीरे जो है पूरा कंट्रोल यहां पे कंपनी का जो है एकदम खुलेपन से व्यापार कर रही है और धीरे धीरे कंट्रोल अब वहां ब्रिटिश जो रूल्स है वहां पे चला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद 1765 में, जैसा कि हमने पीछे ही बता दिया मैंने कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी मिल गई, उस दीवानी के बाद एक एक्ट पारित होता है और इस एक्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के संवैधानिक विकास में, है ना। जो अभी तक जो कंट्रोल कंपनी का एकदम से जो कंट्रोल कर रहे थे, मनमाने ढंग से जो कंपनी के कर्मचारी काम कर रहे थे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी और अपना नियंत्रण स्थापित करने का, ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण स्थापित करने का यह पहला जो है प्रयास है। ठीक है, देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना। अब इसमें देखिए पहली बात तो नियंत्रण है ना, क्या हो रहा है कि कंपनी का नियंत्रण हो रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। देखिए इसमें क्या क्या बातें शामिल है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित अधिनियमित किया जाएगा, है ना। अधिनियमित किया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और देखिए, व्यापारिक कार्यों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी को प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों का नियंत्रण मिल जाएगा, है ना। इससे क्या हुआ कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में भी उनके कार्यों को मान्यता मिल जाएगी। अब वो प्रशासन भी करेंगे, है ना। यहां पर 1765 के बाद है ना, प्रशासन करने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है। अब इस एक्ट की विशेषताएं क्या क्या हैं उसको हम लोग देखेंगे। इस एक्ट में पहली बात तो ये हुआ कि जो अभी तक बंगाल का गवर्नर था, है ना, 1773 के एक्ट की विशेषताएं क्या है। पहली बात तो यह है विशेषताओं में कि अभी तक जो बंगाल का गवर्नर था, है ना, बंगाल के गवर्नर का पद नाम अब गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल कर दिया गया और भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के नहीं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है? दूसरी विशेषता यह है कि बंबई, उस समय मुंबई नहीं था, बंबई था। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
देखिए, इससे पहले क्या था कि जो मद्रास के गवर्नर थे वो अलग थे, है ना, और बंबई के गवर्नर अलग थे। अब क्या हो गया कि इन दोनों को अब किसके अधीन कर दिया जा रहा है? बंगाल के अधीन कर दिया जा रहा है, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जा रहा है। ठीक है। तीसरी विशेषता इसकी क्या है कि इस एक्ट के तहत, है ना, 1773 एक्ट के तहत 1774 में 74 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और क्या? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773 एक्ट के द्वारा। 1774 में इसकी स्थापना की गई। और चौथी, इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित एवं 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। है ना, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे, पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और क्या चीज इसमें शामिल है? यह ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कह सकते हैं कि यह ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश सरकार की कंपनी पर नियंत्रण का प्रयास है। और अब नियंत्रण सशक्त हो जाएगा, है ना। ये जो है शामिल थी। और 2 चीजें हैं। क्या चीजें हैं? कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। है ना। और तो और जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के
कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय लोगों से उपहार लेने से मना कर दिया गया। देखिए, सीन क्या था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो जब भारत में आए तो व्यापार कंपनी के लिए तो करते ही करते थे, लेकिन उनको पहले छूट ये था कि वो अपना निजी व्यापार भी कर सकते थे, निजी तौर पे व्यापार करते थे, खूब मनमाना करते थे, धन लूटते थे और ले जाते थे, जिससे ब्रिटिश सरकार को कोई फायदा नहीं था और नहीं कंपनी को फायदा था। तो अब क्या किया जा रहा है कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको ये मनाही कर दी जा रही है कि नहीं, आप अब निजी व्यापार नहीं करोगे, जो भी काम करोगे आप कंपनी के लिए करोगे, अपने निजी तौर पे किसी भी कार्य को आप नहीं करोगे। और तो और, जैसे आप 1764 का जब युद्ध देखेंगे बक्सर वाला, तो उसमें हारने के बाद बहुत सारे जो है उपहार लिया गया है, और इसके बाद जो है उपहार वाला सिलसिला कंपनी के कर्मचारी किसी भी भारतीय लोगों से अब किससे, मतलब राजाओं से या जो नवाब है उनसे उपहार लेते थे, है ना, धन लेते थे, जो भी उनकी इच्छा होती थी लेते थे, मंगाते थे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, ले जाकर के लोग देते भी थे कि हमें संरक्षण बना रहे, इनका ब्रिटिश वासियों का संरक्षण हमारे ऊपर बना रहे, ताकि हमारा जो शासन है वो लंबे समय तक चलता रहे, है ना। अब इन चीजों से मना कर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना यहां से शुरू हो रही है। अभी तक जो कंपनी था ना, कंपनी धीरे धीरे अब कंपनी पर नियंत्रण ब्रिटिश साम्राज्य का भी हो रहा है ना। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।